हेलो एंड वेलकम टू इकोनॉमिक्स ऑन द मूव 117th लेक्चर, जिसमें हमने बजट डेफिसिट का पहला पार्ट यानी रेवेन्यू डेफिसिट डिस्कस किया था। इसके बाद उसका जो दूसरा टॉपिक है यानी फिस्कल डेफिसिट है, उसके ऊपर हमको डिस्कशन करना है। तो चलिए देखते हैं कि फिस्कल डेफिसिट में क्या है जिस पे हमें बात करनी है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो नंबर 118, जिसमें हमको फिस्कल डेफिसिट पे बात करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर हम ये सुनते रहते हैं कि फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया, फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया। बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में आते रहते हैं। फिनेंस मिनिस्ट्री अपनी प्रेस रिव्यू में इस बात को कहती है और प्रेस मीट में कहती है कि फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया है। आरबीआई के गवर्नर का इस पे बयान आता है। तो हम देखते हैं कि फिस्कल डेफिसिट एक्चुअली होता क्या है। तो डेफिसिट का मतलब तो ऑब्वियसली यहाँ पे लॉस से है। और फिस्कल डेफिसिट की अगर हम बात करें तो इट रिफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। यानी ये जो फिस्कल डेफिसिट होता है वो सरकार के टोटल रेवेन्यू यानी सरकार के जो रेवेन्यू है या फिर जो प्रॉफिट है या फिर जो उसकी इनकम है या फिर उसकी जो वो आमदनी है, चाहे वो किसी भी रास्ते से आती हो, उसकी हम बात करते हैं। उसमें से हम माइनस कर देते हैं सरकार के पूरे जो खर्चे होते हैं उनमें से। यानी सरकार के बहुत सारे खर्चे हैं तो सरकार के बहुत सारे सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू भी होते हैं। दूसरी इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है क्योंकि जब हम ये कह रहे हैं कि फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू, यहाँ पे हम इस चीज़ पे चर्चा कर रहे हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रेवेन्यू को माइनस करने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके बीच का जो डिफरेंस है, क्योंकि ऑलरेडी हम डेफिसिट पर डिस्कशन कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट सम और दी अदर काइंड ऑफ लॉस, यानी किसी ना किसी प्रकार के लॉस की हम बात कर रहे हैं। तो टोटल एक्सपेंडिचर में से जो टोटल रेवेन्यू निकल जाएगा वो एक्चुअली किस चीज़ को बता रहा है, वो उस बोरोइंग को बता रहा है जिस बोरोइंग को सरकार को करने की ज़रूरत है। देखिए सिंपल सी बात है कि अगर आपकी जेब में 100 रुपये पड़े हुए हैं और आपके खर्चे 150 रुपये के हैं, तो ये जो 50 रुपये का डिफरेंस है ये तभी मैनेज हो सकता है जब आप कहीं से बोरो कर लीजिए। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि दिस डिफरेंस इंडिकेट द टोटल बोरोइंग नीडेड बाय द गवर्नमेंट। यानी ये जो डिफरेंस है ये एक्चुअली क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि सरकार को कितनी बोरोइंग करने की ज़रूरत है। अब बोरो करने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि सरकार को अपने खर्चे पे करना होगा। सरकार डेफिसिट में कंटिन्यूअसली नहीं चल सकती है, लॉस में नहीं चल सकती है। तो वो किसी ना किसी प्रकार से उसकी रेवेन्यू में जो कमी आ रही है उस कमी को या उस खाई को पाटेगी और रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को बिल्कुल बराबर लाने की कोशिश करेगी। हालांकि रेवेन्यू ज़्यादा रहना चाहिए एज कंपेयर टू एक्सपेंडिचर के, लेकिन डेफिसिट की कंडीशन में सरकार जो ऑलरेडी निगेटिव में या डाउनवर्ड जा रही है वो एटलीस्ट बेस लेवल तक आने की कोशिश करती है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो फिस्कल डेफिसिट किसके बराबर होता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू के बराबर होता है। टोटल एक्सपेंडिचर मतलब दोनों तरीके के एक्सपेंडिचर, उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आ जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आ जाएगा। पास्ट लेक्चर को जाके आप चेक करिए, हमने कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डिटेल में डिस्कशन किया है। टोटल रेवेन्यू की आप बात करोगे तो कैपिटल रिसीट्स भी आ जाएगा और रेवेन्यू रिसीट्स भी आ जाएगा। यानी सरकार जो है एक तरीके से उन रिसीट्स को भी लेती है, या फिर एक तरीके से ये कहा जाए कि उसमें कैपिटल रेवेन्यू भी आता है और रेवेन्यू रिसीट्स भी आता है। यानी बड़े अमाउंट भी आएगा और जो रिकरिंग अमाउंट होता है जो रेगुलर आता रहता है वो भी होगा। अदर देन बोरोइंग, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, इसको हम याद रखिएगा कि अदर देन बोरोइंग है। अदर देन बोरोइंग हम बार बार इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, बोरो को इंडिकेट कर रहा है, जिस बोरो को हमको फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। अब देखिए ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट की अगर हम बात करें कि ये ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट जो होता है ये किसके बराबर होता है, तो ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट क्या है, ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट क्या होगा कि बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई, यानी हम आरबीआई से बोरो कर लें। दूसरा क्या है, बोरो फ्रॉम एब्रॉड। एब्रॉड का मतलब कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आईएमएफ की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे वर्ल्ड बैंक की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात कर रहे हैं। ये सारी संस्थानों से भी हमारी सरकारें बोरो करती हैं। प्लस नेट बोरोइंग एट होम है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ तो होती है कि बोरोइंग एट होम, लेकिन यहाँ पे जो लिखा हुआ है नेट बोरोइंग एट होम, इसका क्या मतलब है कि बोरोइंग माइनस रीपेमेंट ऑफ पास्ट लोन।
यानी आप जो बोरो कर रहे हो करंट टाइम में और उसमें से जो पास लोन है उसको जब आप पे कर देते हो और उन दोनों का जो नेट डिफरेंस निकलता है वही नेट बोरोइंग एट होम है। और होम है तो इसका मतलब डोमेस्टिक बोरोइंग है, यानी देश के अंदर की बात हो रही है कि देश के अंदर से कितना बोरो किया जा रहा है। तो फिस्कल डेफिसिट पे हमने बात किया। अगला हम बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं कि फिस्कल डेफिसिट का इम्प्लीकेशन क्या होता है, यानी किसी भी अर्थव्यवस्था या किसी भी कंट्री के अंदर अगर फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज होने लगे तो वहाँ पे किस किस तरीके से प्रॉब्लम अराइज होती है, जो कि सरकारी लेवल पे भी उसको देखा जा सकता है और इंडिविजुअल लेवल पे उसको किस तरीके से देखा जाएगा या फिर इंडिविजुअल सिटीजन उससे कैसे अफेक्ट होता है, तो वो अब हम अगला टॉपिक उस पर चर्चा करेंगे। ओके, सो फिजिकल डेफिसिट के डिस्कशन के बाद हम यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट के इम्प्लीकेशंस पे बात करेंगे। यानी जो फिस्कल डेफिसिट है अगर किसी भी इकोनॉमी में बढ़ने लगे, यानी उसके एक्सपेंडिचर्स बढ़ने लगे रेवेन्यू के कंपैरिजन में, सरकार के खर्चे बढ़ने लगे आमदनी के कंपैरिजन में, तो इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था पे उसका क्या असर पड़ता है। सबसे पहली अगर हम बात करें कि अगर फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज कर रहा है तो सबसे पहली की चीज़ क्या होती है, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। इन्फ्लेशनरी स्पाइरल का मतलब होता है कि इन्फ्लेशन जो होता है वो कंटिन्यूअसली बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है। अब स्पाइरल में आपने देखा होगा स्पाइरल बाइंडिंग होती है, जो कॉपियाँ होती हैं, तो जो स्पाइरल किया जाता है तो कॉपी के किनारे जो प्लास्टिक का तार होता है वो घूमता जाता है, यानी कंटिन्यूअसली मूव करता जाता है। तो इन्फ्लेशन भी इसी तरीके से कंटिन्यूस मूव करता है। अब देखिए वो क्यों होता है। सबसे पहले कि जब सरकार के खर्च बढ़ेंगे और सरकार की आमदनी कम हो रही है तो सरकार अपने खर्च बढ़ाएगा, तो अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए अक्सर वो क्या करता है कि आरबीआई से वो बोरो करना शुरू कर देता है। वो ये सोचता है कि हम आरबीआई से बोरो करेंगे और बोरो करने के बाद हम बहुत सारा पैसा मार्केट में लगा देंगे ताकि लोगों को रोज़गार मिले, और लोगों को रोज़गार जब मिलेगा तो लोग बहुत सारा पैसा लेके मार्केट में आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, और आरबीआई से जो वो बोरो करता है इसकी वजह से एक चीज़ तो होती है कि कंट्री के अंदर मनी सप्लाई बढ़ जाती है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझने वाला है कि जैसे मान लीजिए कि किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर यहाँ पे मान लेते हैं लेट्स सपोज देयर आर फाइव पीपल, ठीक है, 5 लोग हैं, और ऑन दी अदर हैंड अगर हम देखें तो यहाँ पे 5 सामान अवेलेबल हैं, ठीक है। तो 5 लोग हैं और 5 सामान अवेलेबल है, तो हर एक बंदा जो है नॉर्मल सिचुएशन में लेट्स सपोज कि 10 रुपये पे, लेट्स सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट द एप्पल्स, 5 एप्पल्स आर अवेलेबल इन द मार्केट, 5 एप्पल अवेलेबल हैं, 5 लोग हैं, हर एक जो है वो 10 रुपये देने के लिए तैयार है। ये एक ऐसी कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ऐसी है जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाता है तो पता चलता है कि 5 + 5 हो जाएंगे। अब यहाँ पे 10 लोग आ चुके हैं या 10 लोग डिमांड करने वाले हैं, लेकिन जो कमोडिटीज़ मार्केट में अवेलेबल हैं वो पहले भी 5 थी और अब भी 5 है, यानी जो अमाउंट ऑफ कमोडिटी या क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी इंक्रीज नहीं हुई है बल्कि डिमांड जो है इंक्रीज हो गया। तो ऐसी कंडीशन में पता ये चलता है कि वो 10 रुपये का वो एक सेब नहीं रह जाता है, बल्कि उसकी कॉस्ट 10 से 50 या फिर उसकी कॉस्ट जो है वो 100 तक पहुंच जाती है, 500 तक पहुंच जाती है, 1000 तक पहुंच जाती है, और प्राइसेस बहुत तेजी से शूट अप हो जाता है या फिर प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर को भाग जाता है। अब आरबीआई's बोरोइंग लीड्स टू इंक्रीज इन द मनी सप्लाई, दूसरी चीज लीड्स टू इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल। अब नॉर्मल प्राइस लेवल जो इकोनॉमी के अंदर होता है वो क्रैश हो जाता है, प्राइसेस बहुत तेजी से ऊपर भागती हैं, यानी सामानों के दाम जो बहुत तेजी से भागते हैं। जैसे 2016 में जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो उस दौरान दिल्ली और बहुत सारी जगहों पे देखा गया कि जो बेसिक कमोडिटी थी उसमें प्राइसेस अचानक से शूट अप हो गया। क्यों? क्योंकि दुकानदारों ने कह दिया कि बेसिक सामान जैसे दाल है, नमक है, ये सारी चीज़ों में अफवाह उड़ा दी कि सामान खत्म हो गया। अब जब सामान खत्म हो गया तो लोग घबरा गए और अचानक से लोग शॉपकीपर के पहुंच गए। सेम चीज़ देखा गया जिस दिन लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हुआ, जहां पे लोग 2 किलो या 1 किलो कोई सामान खरीदते थे वहां 20-20 किलो खरीदने लगे। तो होर्डिंग ऑफ गुड की जाती है, यानी जमाखोरी कर देता है दुकानदार, और जब प्राइसेस 20 की 100 या 200 पहुंच जाती तब वो मार्केट में सप्लाई करना शुरू करता है। अब प्राइस लेवल अगर हमारा बढ़ेगा तो बहुत तेजी से चीजें शूट अप कर रही हैं, यानी हर चीजों का प्राइस भाग रहा है। तो इसमें एक कंसेप्ट होता है लेबर और यहाँ पे प्राइस का, तो पता ये चलता है कि जो मजदूरों की मजदूरी होती है वो भी बहुत तेजी से शूट अप कर जाती है, वो बहुत तेजी से आसमान छूने लगती है। सामान जिसके की मदद से आप कोई भी चीज को बनाते हो, रॉ मटेरियल, वो भी ऊपर भागता है। और फिर पता ये चलता है कि मार्केट में जो लोन होता है उसकी जो कॉस्ट होती है वो बहुत ऊपर चली जाती है। उसका रीज़न ये है कि
क्रेडिट जो है यानी जो उधार है वो बहुत कम बचता है, बहुत कम पैसा बचता है कि उसको मार्केट में दिया जा सके, और पता चलता है कि बहुत सारे लोग पहुंच जाते हैं लोन मांगने के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में यही वाला कंसेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई होता है, यानी जो पहले 5% ब्याज के साथ लोन दिया जा रहा था वो अब 10% या 12% के साथ दिया जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ क्रेडिट यही है। सेकंड, नेशनल डेट। अब देखिए इस तरीके से अगर हम फिस्कल डेफिसिट की बात कर रहे हैं कि सरकार के एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाए रेवेन्यू के कंपैरिजन में, तो पता ये चलता है कि ये नेशनल डेट बन जाता है, यानी पूरे देश के ऊपर एक भार आ जाता है और जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस उसका इंटरेस्ट लोगों को पे करना पड़ता है, विलिंगली या अनविलिंगली वो किसी भी फॉर्म में सरकारें उनको वहाँ से ले लेती हैं। और पता ये चलती है कि हमारी जो इकोनॉमी होती है वो एक बिल्कुल स्लो पेस में चली जाती है, जिसको हम टेक्निकली क्या कहते हैं, टेक्निकली हम इसको लैगार्ड इकोनॉमी कहते हैं। यानी लैगार्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहां पे हमारी जीडीपी का जो रेट होता है वो बहुत नीचे चला जाता है, जीडीपी ग्रोथ रेट जो होता है वो हमारा बहुत कम हो जाता है। उसके बाद तीसरी चीज अगर हम देखें तो तीसरी चीज क्या है, विशियस सर्कल ऑफ हाई फिस्कल डेफिसिट एंड लो जीडीपी ग्रोथ। तो अगर ये फिस्कल डेफिसिट की इसी तरीके से चीजें चलती रहती, इसी तरीके से प्रॉब्लम होती रहती है, तो इसका एक और इम्प्लीकेशन यहां पे ये देखते हैं हम। इसका तीसरा इंप्लीकेशन क्या है कि विशियस सर्कल ऑफ हाई फिस्कल डेफिसिट, यानी ये जो मायाजाल होता है यानी फिस्कल डेफिसिट का, ये कंटिन्यूअसली बढ़ता रहता है, यानी ये ट्रैप है बढ़ता रहता है, एक्सपेंडिचर बढ़ते जाते हैं रेवेन्यू के कंपैरिजन में, और उसका जो डायरेक्ट इफेक्ट ये पड़ेगा कि हमारा ग्रोथ रेट जो होता है वो बहुत नीचे चला जाता है। अब हाई फिस्कल डेफिसिट अगर हम देखें तो हाई फिस्कल डेफिसिट का असर क्या पड़ेगा, इट रिड्यूसेस द गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, यानी सरकारें अपना इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कम कर देती हैं, यानी जो रोड बनाना है, ब्रिज बनाना है, हाईवे बनाना है, स्कूल बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है, नेशनल हाईवे बनाना है, और इस टाइप की जितनी भी चीज़ें होती हैं जो जिससे सरकार आमदनी भी इकट्ठा करती रहती है टोल टैक्स वगैरह के फॉर्म में, जो एक तरीके का इन्वेस्टमेंट होता है सरकार उसको कम कर देती है। साथ ही साथ में रेट ऑफ टैक्सेशन ऑल्सो रिमेन्स हाई। अब देखिए सरकार के लिए जो रेवेन्यू, सोर्स ऑफ रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो टैक्स एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है, और इसी टैक्स सोर्स ऑफ रेवेन्यू से सरकार बहुत सारे काम करती है। जैसे अगर हम जीएसटी की बात करें तो जीएसटी बहुत बड़ा एक आमदनी का जरिया होता है जिससे सरकार अपने बहुत सारे प्लान्स और पॉलिसीज को पूरा कर पाती है। तो अगर फिस्कल डेफिसिट बहुत हाई है तो यहाँ पे हम देखेंगे कि रेट ऑफ टैक्सेशन भी बहुत हाई होता है, सरकार लोगों से बहुत सारा टैक्स लेने शुरू कर देती है ताकि उसके पास रेवेन्यू जनरेट हो। अगर हम लो जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करें तो लो जीडीपी ग्रोथ अगर रेट है तो इसका सबसे पहला जो इफेक्ट पड़ता है कि जो रेवेन्यू होगा वो बहुत कम हो जाएगा, और सेकंड चीज इसका इफेक्ट पड़ेगा कि सरकार के पास जब पैसा नहीं है तो वो एक्सपेंडिचर जो करती थी, यानी जो छूट दिया करती थी सब्सिडी पे, या फिर जो ये वेलफेयर प्रोग्राम वगैरह चलाई करती थी, चाहे वो मनरेगा हो, चाहे वो मिड डे मील वगैरह हो, इस टाइप के जितने भी प्रोग्राम होती है सरकार इन सारे प्रोग्रामों को खत्म कर देती है या फिर उसके बजट को बहुत कम कर देती है। इसमें स्कॉलरशिप वगैरह भी आती है। अगली बात इसमें इम्प्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो क्राउडिंग आउट है। अब क्राउडिंग आउट का क्या मतलब होता है, देखिए अभी हमने चर्चा की कि सरकारों के पास जब खर्च बढ़ जाते हैं और सोर्स ऑफ रेवेन्यू नहीं होती है तो सरकारें क्या करती हैं कि बहुत सारा पैसा जो होती है वो आरबीआई से उठा लेता है, और जब बहुत सारा पैसा आरबीआई से उठा लेगा तो पता ये चलेगा कि जो जितनी भी रिसोर्सेज हैं या जितना भी कैपिटल है, जितना भी पैसा है वो इकोनॉमी से वाइप आउट हो जाता है, यानी एक तरीके से सरकार पूरा अपनी तरफ खींच लेती है। अब इसका दूसरा इफेक्ट ये पड़ता है कि प्राइवेट कैपिटलिस्ट जो पहले बोरो करते थे बैंक के से, अब बैंक के पास जाएंगे तो बैंकों से उनको मिलेगा नहीं, और अगर मिल भी रहा है तो क्योंकि मांगने वालों की तादाद ज़्यादा है, ज़्यादा प्राइवेट कैपिटलिस्ट पहुंच रहे हैं, ज़्यादा इन्वेस्टर पहुंच रहे हैं और बैंक कम देने की पोजीशन में हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देता है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देगा तो कोई भी इन्वेस्टर जो होता है वो बढ़े हुए रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बोरो करने के लिए या फिर कैपिटल लेने के लिए तैयार नहीं होता है, जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट ये पड़ता है कि किसी भी इकोनॉमी में जो इन्वेस्टमेंट होता है रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा फॉल कर जाता है। लास्ट जो पॉइंट है वो क्या है, इरोजन ऑफ गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी। इरोजन मतलब खत्म होना, गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी यानी सरकार का जो अपना भरोसा होता है, सरकार का जो अपनी जो एक फेस वैल्यू होती है वो फिस्कल डेफिसिट की वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज होती है। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट किसी भी देश के अंदर बढ़ रहा है तो उसका सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट पड़ता है वो एफडीआई और एफआईआई के फॉर्म में पड़ता है, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, यानी
बाहर के वो लोग जो कि देश के अंदर आके इन्वेस्ट करते हैं, वो जब देखते हैं कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का हाल बुरा है और ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उनकी रैंकिंग ख़राब दे रहे हैं, यानी ये बता रहे हैं कि यहाँ पे इन्वेस्ट करना अच्छा नहीं है, यहाँ पे अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया तो आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा और आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा। तो इस तरीके की जो कंडीशन होती है, इसकी वजह से सरकार की अपनी फेस वैल्यू, अपनी जो इतनी इमेज होती है वो बहुत ज़्यादा डैमेज होती है। तो ये तो था इम्प्लीकेशंस या फिर ये तो था वो फिस्कल डेफिसिट का रिपरकशंस या फिर उसका इफेक्ट, जो कि हमने वन आफ्टर अनदर इन पॉइंट्स के जरिए आपसे डिस्कस किया। इसके बाद हम प्राइमरी डेफिसिट को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो बजट डेफिसिट में हमने पहला जो डिस्कशन किया 118 में वो फिस्कल डेफिसिट था। अब दूसरा प्राइमरी डेफिसिट पे हम बात कर लेते हैं कि प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है। तो प्राइमरी डेफिसिट का यहाँ पे कुछ हमने टाइप्स, कुछ बातें लिखी हैं, उसको हम डिस्कशन कर लेते हैं, समझ लेते हैं। पहली बात है कि इट रिफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड द इंटरेस्ट पेमेंट। यानी प्राइमरी डेफिसिट सीधे सीधे क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट और इंटरेस्ट पेमेंट का डिफरेंस होता है। फिस्कल डेफिसिट में हमने क्या देखा था, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू अदर देन बोरोइंग, और हम यहाँ पे क्या करेंगे कि फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर देंगे, जो बच के आएगा वो हमारा क्या होगा, प्राइमरी डेफिसिट होगा। पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे हमने फॉर्मूले को लिख दिया। तीसरी बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि फिस्कल डेफिसिट क्या शो करता था। फिस्कल डेफिसिट शोज द बोरोइंग फॉर द पर्पस ऑफ करंट ईयर डेफिसिट एंड द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द एक्यूमुलेटेड नेशनल डेट। यहाँ पे बात क्या हो रही है कि जब हम फिस्कल डेफिसिट की बात करते थे तो फिस्कल डेफिसिट क्या शो करता है कि बोरोइंग शो करता है फॉर द पर्पस ऑफ करंट ईयर डेफिसिट, यानी करंट ईयर का जो डेफिसिट है, यानी जो एक्सपेंडिचर रेवेन्यू से ज़्यादा हो चुका है, बोरो किया जा रहा है कि उस डेफिसिट को पे कर दिया जाए। उसके अलावा पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द एक्यूमुलेटेड नेशनल डेट, यानी नेशनल डेट जो होता है उस पर जो इंटरेस्ट पे किया जाता है वो भी हम फिस्कल डेफिसिट में इंक्लूड करके चलते हैं। यानी करंट ईयर का डेफिसिट तो पे करते हैं और पिछले सालों का जो इंटरेस्ट है नेशनल डेट पे है उसको भी हम फिस्कल डेफिसिट से पे करते हैं या फिस्कल डेफिसिट में हम इंक्लूड करते हैं। लेकिन जब हम प्राइमरी डेफिसिट की बात करते हैं तो प्राइमरी डेफिसिट में हमारी गवर्नमेंट जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ बोरो करती है करंट ईयर डेफिसिट के लिए। यानी अगर करंट ईयर में हमारे एक्सपेंडिचर रेवेन्यू से ज़्यादा हैं तभी हम प्राइमरी डेफिसिट के लिए को इंक्लूड करते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि प्राइमरी डेफिसिट में सरकार को बोरो करने के पीछे जो मुख्य कारण या फिर मेन रीजन होता है वो करंट ईयर डेफिसिट का होता है, जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है कि प्राइमरी डेफिसिट जस्ट इंडिकेट द बोरोइंग व्हेन करंट ईयर एक्सपेंडिचर इज मोर देन द करंट ईयर रेवेन्यू। यानी प्राइमरी डेफिसिट क्या बताता है कि अगर सरकारें बोरो कर रही हैं प्राइमरी डेफिसिट के तहत तो उसमें हमारा जो करंट ईयर एक्सपेंडिचर रहेगा वो ज़्यादा रहेगा एज कंपेयर टू करंट ईयर रेवेन्यू के। इसमें एक और बात यह है कि जो अगर हम इम्प्लीकेशंस पे बात करें तो अभी हमने फिस्कल डेफिसिट के इम्प्लीकेशंस पे बात किया कि फिस्कल डेफिसिट के केस में इकोनॉमी पे किस तरीके से निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, तो प्राइमरी डेफिसिट के केस में भी हम देखेंगे कि वही इम्पैक्ट पड़ेगा या फिर उसी तरीके का असर पड़ेगा जैसा कि फिस्कल डेफिसिट पे पड़ रहा था। तो 118th में हमने फिस्कल डेफिसिट पे बात किया है और साथ ही साथ प्राइमरी डेफिसिट पे भी बात किया है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जो हम आपके सामने आने वाले हैं उसमें हम गवर्नमेंट बजट के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को लेके आपके साथ चर्चा करेंगे, उस पर डिस्कशन करेंगे, उसको यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप इकोनॉमिक्स ऑन द मूव के प्रीवियस सारे लेक्चर्स को चेक कर लीजिए। मैक्रो इकोनॉमिक्स का अबाउट टू एंड की तरफ हम हैं, बिल्कुल 10-12 लेक्चर्स में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को एंड कर देंगे। हमारी आपसे हर बार की तरीके से सेम रिक्वेस्ट यही है कि आप हमारे प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक भेजिए, या फिर वो लोग जो कि इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, इकोनॉमी को समझना चाहते हैं, उनके लिए भी इकोनॉमिक्स ऑन द मूव एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। सो स्टे ब्लेस्ड गाइस एंड कीप ऑन वॉचिंग इकोनॉमिक्स ऑन द मूव। थैंक यू।